इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहेंगे। हमारे साथ ख्वाजा अहमद हुसैन साहब स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी, अशोक यादव साहब स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी, निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। कंक्लूजन उनसे चाहूंगी मैं। पूरी डिबेट को आप सुन रहे हैं निरंजन पोद्दार साहब। ईवीएम का जिन, हालांकि हर इलेक्शन में वोटिंग से पहले ही ये होता है कि ईवीएम का जिन बाहर आएगा, इस मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष भी संतुष्ट नजर आया, जितनी सीटें उसे मिली एक मजबूत विपक्ष मिला। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये केस सामने आया उसने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं और एलन मस्क की पोस्ट को रीपोस्ट करके राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए शबनम जी, तो इको ठीक करवाइए थोड़ा सा। ठीक है सर, करवाते हैं जी। देखिए जी, ऐसा है, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब 4 जून को निर्णय आए थे उस समय तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को सराह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई जनता ने जो है ना बहुत बढ़िया जनादेश दिया। आप ये मान के चलिए हारने वाले भी अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे थे और जीते हुए वाले भी अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। इस बार जनता ने कुछ जनादेश इसी प्रकार का दिया था और ये मैं पहली बार ऐसा देखा कि कई वर्षों के अंदर कि जहां ईवीएम का कोई राग नहीं छेड़ा गया। लेकिन जैसे ही इलोन मस्क ने एक ट्वीट किया और कल 15 तारीख को और उन्होंने इस चीज के बारे में बताया अपने अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में, तब से ये भारत के अंदर दोबारा से ये जिन्न निकल करके आ गया। और इसके अंदर जो बंबई वाली जो आप घटना बता रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से आपको एक चीज मैं बताऊं, अभी वो पुलिस के FIR हो चुकी है, पुलिस के अंदर जांच के दायरे में है और मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी न्यायिक अधिकारी के अंतर्गत उसकी जांच करवाई जानी चाहिए, जिससे उसके अंदर भी किसी को शक ना हो कि भाई पुलिस ने जो है सरकार के पक्ष में या किसी प्रशासन के दबाव में जिसको कहते हैं निष्पक्ष जांच नहीं करी, कोई इस प्रकार का संदेह ना रहे। लेकिन यहां पे बात यह है कि अगर ईवीएम की हम बात करें तो शबनम जी, जो भी लोग तकनीक को जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस चीज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंफ्रा नहीं है, यानी कि कोई नेट नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, किसी भी प्रकार से दूसरे गैजेट से कोई चीज अगर जुड़ नहीं सकती, तो ये वैसे ही हो गया कि जैसे कोई कहे कि आपके घर की वॉशिंग मशीन किसी ने हैक कर ली, या कोई कहे कि आपके घर का फ्रिज हैक कर लिया, या आपका कैलकुलेटर हैक कर लिया। ये लगभग आप ये मान के चलिए वैसी हास्यास्पद बात सुनाई देगी। अब ये अपनी अपनी समझ है और इसके अंदर मैं तो एक बात और कह रहा हूं कि जो लोग इस प्रक्रिया के अंदर हैं, जिन लोगों ने इस प्रक्रिया के तहत चुनाव जीता है या चुनाव हारा है या चुनाव लड़ा है, वो सब इस बात को जानते हैं। और ईवीएम तो इतना पारदर्शी चुनाव बताती है कि कौन सी बूथ से कितने वोट कहां से किसको मिले, ये सारी की सारी बूथ वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अभी चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, जो इसके भाग थे, उनको तो वो सब अपने अपने बूथ वाइज अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमें यहां से मिला और यहां से नहीं मिला। और उसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर किसी प्रकार का जो बंबई वाली घटना बार बार कही जा रही है, उसके वहां पे जिसको कहते हैं मतगणना केंद्र के ऊपर मोबाइल ले जाना या ये इस प्रकार की कोई भी जो घटना है, वो घटना एक त्रुटि हो सकती है, वो एक प्रशासन की लापरवाही हो सकती है या किसी की हठधर्मिता हो सकती है। तो ऐसी जो कोई भी अगर सिस्टम का जो लैक ऑफ सिस्टम है, वो तो आप चाहे बैलेट पेपर से करवा लीजिए, चाहे आप मौखिक करवा लीजिए, कैसे भी करवा लीजिए, उसके अंदर तो संदेह निश्चित रूप से बना रहेगा। और बैलेट पेपर से चुनाव हमने देखा नहीं है क्या कोई? भाई मैं तो देखिए 1985-86 से चुनावों का भागीदार रहा हूं और इन चुनावों को बड़ी नजदीकी से देख भी रहा हूं, इनको समझ भी रहा हूं, इनके ऊपर लिख भी रहा हूं, इनके ऊपर बोल भी रहा हूं। सन 2000 से पहले जब आप ये समझ लीजिए कि देहात क्षेत्रों के अंदर चुनाव हुआ करते थे, उस टाइम क्या बैलेट पेपर के अंदर लूटमार नहीं हुआ करती थी, बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ, तो उस समय भी ये आरोप लगाए जाया करते थे। देखिए निश्चित रूप से आप अगर ये कहेंगे कि कोई भी किसी भी प्रकार का निसंदेह कोई भी काम, कोई भी फूल प्रूफ चीज है, तो मुझे वो प्रक्रिया बताइए कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा। ठीक है पोद्दार साहब, मेरा सवाल आपसे है,
ईवीएम ईवीएम है और इस बात की हम बार बार कोशिश भी करते हैं समझाने की कि पारदर्शिता के साथ इलेक्शन हो, किसी तरह की कोई धांधली ना हो। ईवीएम को लेकर सरकार बहुत यहां पर पुरउम्मीद नजर आती है कि ईवीएम से सबसे सुरक्षित चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन भी इस बात का जिक्र करता है। लेकिन क्या ईवीएम हर देश के हिसाब से अलग तरीके से उसको डिजाइन किया गया है? हिंदुस्तान की ईवीएम सेफ है और अमेरिका की ईवीएम अनसेफ है। इसके साथ साथ दीगर जो विदेशी हमारी कंट्रियां हैं, अपने ममालिक हैं यहां पर, वहां पर ईवीएम को लेकर क्यों इतनी बहस छिड़ी और फिर वहां क्यों चुनाव बंद हो गए? लेकिन भारत में उसको लेकर पूरी तरीके से बताया जाता है कि आपका वोट जिसे आपने कास्ट किया वहीं पर गया है, ईवीएम से सुरक्षित मतदान हुआ है। कैसे? देखिए शबनम जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज के ऊपर और ध्यान देना पड़ेगा कि भारत के अंदर जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए और आपने देखा लोकसभा चुनावों के अंदर लगभग 98-99 करोड़ मतदाताओं का हमारे यहाँ भागीदारी थी। वो अलग बात है कि उसके अंदर 61% वोट हुआ, 62% वोट हुआ, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो संख्या है वो 98-99 करोड़ लोगों की थी। इसका अर्थ ये है कि जो एक अमेरिका है, आप ये समझ लीजिए 3 अमेरिका भारत के अंदर वोट डाल रहे थे। या जिन जिन देशों का नाम लिया जा रहा है, कोई देश 16 निकलेंगे, कोई देश 22 निकलेंगे। कुछ देशों की संख्या तो ऐसी है जो हमारे यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने वोट आते हैं, यानी कि 20 से 22 लाख जो वो वोटर संख्या होती है एक लोकसभा क्षेत्र की। कुछ तो पूरे देश की जनसंख्या इतनी होती है जहां पे जिनकी हम चिंताओं के अंदर बात करते हैं। तो देखिए, जब संख्या का सिस्टम होता है, अगर आज मान लीजिए बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, तो मैं आपको दावे के साथ लिख करके दे रहा हूं कि उसकी केवल गिनती के अंदर 8 से 10 दिन लगेंगे चुनाव परिणाम आने के अंदर। और उस 8-10 दिनों तक आप ये मान के चलिए कि सब कुछ खुला रहेगा, बैलेट बॉक्स खुले रहेंगे, सारी की सारी चीजें टेबल पे रहेंगी, यानी कि कोई चीज सील्ड नहीं रहेगी 8-10 दिन तक। उसके बाद में ये आरोप उस टाइम भी लगेंगे कि जी हम खाना खाने गए, हम बाथरूम गए या हम पेशाब करने के लिए गए तो पीछे से ये फलानी चीज बदल दी या ढिमकानी चीज बदल दी। क्योंकि संदेह जब तक आपके मन में है, संदेह कोई चीज खत्म कर ही नहीं सकती, आप ये मान के चलिए। यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। तो ये वहम वाली बात है। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने कहा कि अमेरिका की ईवीएम और भारत की ईवीएम, देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से जो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर जो ईवीएम थी, उनको इतना डेवलप कर दिया गया कि वो धीरे धीरे करके इंफ्रा कनेक्टेड कर दी गई। और भारत की ईवीएम के अंदर आज भी किसी प्रकार की कोई तरंगे उसके अंदर नहीं चलती है। तो आप ये मान के चलिए, ना कोई ब्लूटूथ है, ना कोई वाईफाई है, ना कोई उसके अंदर इंटरनेट है, किसी प्रकार की कोई एक चीज दूसरे जो भी जुड़ेगी वो केबल के द्वारा जुड़ेगी। अगर जिस तरीके से अभी बात चल रही थी कि कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट और ये सब तमाम जो सारी बातें हम बात कर रहे थे, ये सारी की सारी जुड़ी हुई है। तो ये डेटा केबल के थ्रू, ये केबल के थ्रू जुड़ी हुई है। और जब तक आप किसी भी चीज को इसके साथ केबल के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि इसको आप हैक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है। और तीसरी सबसे बड़ी बात इसके अंदर, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मेरे को इस चीज की बड़ी वेदना है कि जब हमारे यहाँ आज भी, जैसे एक समय हुआ करता था कि कोई चीज भारत से बाहर जाती और बाहर का ठप्पा लग करके वो वापस भारत आती, तो ये कहते हैं ये इंपोर्टेंट है। और उस इंपोर्टेंट चीज को हम ज्यादा महत्व देते बनिस्बत मेक इन इंडिया को। लेकिन आज भी हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे। भारत के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, यहाँ के जितने मैगजीन, जितने अखबार, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन अगर किसी विदेश, इजराइल के अंदर या फ्रांस किसी पत्रिका के अंदर कोई रिपोर्ट छप जाए, तो उसके अंदर उस रिपोर्ट के आधार पे हमारी संसद जो है उसका सत्र नहीं, ये मामला महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया का ही पार्ट है, महाराष्ट्र में ये मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तो इस पर डिस्कशन बनता भी है। ठीक है निरंजन पोद्दार साहब, ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए अपोजिशन के जरिए और लगातार अपोजिशन सवाल उठाता रहा, लेकिन धरातल पर उसका कोई बेस नजर नहीं आया या इस मुद्दे को बहुत आगे बढ़ाया भी नहीं गया, ये भी सच्चाई है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र का जो केस सामने आया है, उस केस को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ईवीएम को लेकर कोई एक ऐसी निगरानी कमेटी बनानी चाहिए जो इस बात को मॉनिटर करे कि कहीं से अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो उस पर एक्शन लिया जा सके या जांच के दायरे में लाया जा सके? निरंजन पोद्दार साहब, शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। एक सवाल, निरंजन पोद्दार साहब, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप?
जी शबनम जी, दोबारा से सवाल। मेरा सवाल आपसे यह है, महाराष्ट्र के केस को देखते हुए आप अपोजिशन को छोड़ दीजिए, अपोजिशन सियासी इल्जामात लगा सकता है, एक बात को मान लिया जाए, लेकिन महाराष्ट्र का केस सामने आया, बाकायदा उसमें एफआईआर हुई है और लोगों को नामजद किया गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की गड़बड़ियों से बचने के लिए, जो इल्जाम लगाए गए हैं उनसे बचने के लिए कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी हो जो इस बात की निगरानी करे और ईवीएम को लेकर बहुत सख्त हो, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, ये जांच हो? निश्चित रूप से शबनम जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये महाराष्ट्र वाला जो मामला या जो आरोप लगाया गया है, अब इसके मामले में मेरे हिसाब से ये मामला केवल पुलिस के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए कोई न्यायिक कमेटी बनानी चाहिए या किसी रिटायर्ड किसी न्यायाधीश से इसकी जांच करवानी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल को अगर इसका निर्णय अगर जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है उसके पक्ष में नहीं आया, तो वो कहेंगे कि सरकार ने पुलिस को प्रभावित कर दिया या जांच सही नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर इसके अंदर कहीं ना कहीं दोष है तो पूरे सिस्टम के ऊपर मेरे हिसाब से फिर रिव्यू मारने का काम करना पड़ेगा, और अगर इसमें दोष नहीं है तो जो आरोप लगाने वाला है उसको सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी। क्योंकि वो भारत के मतदाताओं का भरोसा इस सिस्टम से उठाने की, या लोकतंत्र का भरोसा इस चीज को उठाने का एक जिसको कहते हैं महापाप माना जाएगा, तो इसलिए उसको मेरे हिसाब से बहुत गंभीर सजा देनी चाहिए। झूठा अगर उसने ये आरोप लगाया कि मोबाइल पे ओटीपी आया और ये आया वो आया, इस चीज की बात बता रहा हूं। लेकिन यहाँ पे शबनम जी 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं ईवीएम और बैलेट पेपर की, एक चीज मैं बता दूं कि आप मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2023 के अंदर मेरे ख्याल 21 में निकाय चुनाव हुए थे, यानी कि जो स्थानीय चुनाव हुए थे वो तो सारे के सारे बैलेट पेपर से हुए थे, ईवीएम से नहीं हुए थे। उसके ऊपर भी तो जो अपोजिशन है उसने सवाल उठाए थे कि प्रशासन ने ऐसे कर दिया, प्रशासन ने वैसे कर दिया। उसको किसी ने ये बात कही थी कि नहीं, हम जो उत्तर प्रदेश की जो तमाम जो जिला पंचायत और जो नगर पालिका पंचायत, उसमें वास्तव में हम चुनाव हार गए, उसके अंदर भी लोगों ने ये कहा कि चुनाव को प्रभावित किया गया, जबकि वो तो बैलेट पेपर से किया गया था। और रही बात दूसरा, इसके अंदर उदाहरण ये रखना चाहूंगा कि अगर आदमी के दिमाग में बेईमानी होगी या कोई बेईमानी करना चाहेगा या कोई बेईमानी का आरोप लगाना चाहेगा, तो आपके सामने चंडीगढ़ मेयर का उदाहरण आपके सामने, वो तो बैलेट पेपर से हो रहा था। बेईमानी करने वाले ने तो वहां पे भी पेन चलाया था, सबने देखा उसको। तो कहने का ये है कि इसके लिए जो सिस्टम है, आप इस बात की बात कीजिए कि जो सिस्टम है उसको फूल प्रूफ बनाइए। इसके लिए आप ये सिस्टम लगाइए या वो सिस्टम लगाइए वाला काम की बात ना करके मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए कि कोई आदमी अगर सिस्टम को लैक ऑफ सिस्टम करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसे वो 4 लेयर के बाद में भी मोबाइल लेकर के, महाराष्ट्र के मामले की बात कर रहा हूं, 4 लेयर की सिक्योरिटी के बाद में भी अगर कोई आदमी वहां पे मोबाइल लेकर के अगर अंदर चला जाता है, तो ये लैक ऑफ सिस्टम है, ये ईवीएम की नहीं है। तो ऐसे घटनाक्रम को रोकने के लिए आप बात करेंगे तो पूरी जनता और हमारे जैसे लोग आपके साथ रहेंगे। आज आप कह रहे हैं ईवीएम, और दूसरी ओर इसके अंदर एक और मैं महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए शबनम जी, वो मेरा ये मानना है कि कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई संदेह है तो निश्चित रूप से उसका संदेह दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और अब जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव के बाद में अब आने वाले 4-5 महीने राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले, तो उससे पहले मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को तमाम पार्टियों को नोटिस करके, तमाम पार्टियों को निमंत्रण करके इस चीज की, उनके मन की पूरी शंका और पूरी पीड़ा दूर करनी चाहिए। उसके बाद में आगे के चुनाव प्रक्रिया घोषणा करें वो। ठीक है, ऐसा होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।